हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सुनील पंचारिया और मैं आप सबका यूडेक क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो इंडियन पॉलिटी के उन सिलेक्टेड टॉपिक पर चर्चा के लिए एक मुहिम शुरू की है हमने, वो मुहिम आज काफ़ी इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और उन सब वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस पर चर्चा करें उससे पहले अगर आपको ये मेरी मुहिम अच्छी लगी है और मेरे जो चर्चा करने का तरीका था वो आपके लिए एक समझने योग्य है और आपको लगता है कि मेरी ये पढ़ाने वाला और जो डिस्कशन है वो आपके एग्जाम के अंदर कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी सहायक है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़े एडवर्टाइजमेंट के बाद हम हमारे इस आज की क्लास को और आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमने हमारा टॉपिक रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर जहां पर इंडियन पॉलिटी सिलेबस का पार्ट है उसके अंदर ये वाला पोर्शन जरूर होता है। तो ये सभी के लिए, जितने प्रतियोगी परीक्षार्थी इन आजकल की परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन सब के लिए तो आवश्यक है ही। इसके साथ में ये उन अन्य निवासियों के लिए भी उतना ही ज़्यादा फायदेमंद है कि वो अपने इस संविधान को समझ सके और इसके बारे में अपनी एक समझ जरूर बनाकर रखें। तो आइए हम हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से होते हैं, इनसे रिलेटेड जो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो किस तरीके के प्रश्न होते हैं, और हमें ये भी जानना होगा कि इन टॉपिकों से रिलेटेड और जो जैसा कि हम पहले भी एक बार बता चुके हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और अन्य सभी इतिहास की समझ रखने वाले लोगों ने संविधान के भाग 3 और भाग 4 को राज्य संविधान का अंतरात्मा कहा है। तो देखते हैं कि इस अंतरात्मा ऐसा इसमें क्या था जिसके लिए इसे अंतरात्मा घोषित किया गया था। तो इसके बारे में और भी कुछ चीजें जाननी होगी और उनमें आता है कि इनसे रिलेटेड एक तो फैक्ट कौन कौन से हैं, दूसरा इनकी फिलोसफी क्या है, और तीसरा इनसे रिलेटेड मूल अधिकारों के साथ इनका संघर्ष क्या था, और चौथा उन संघर्ष का सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया समाधान क्या था। इन तमाम चीजों के साथ में हमें एक चीज और भी जाननी होगी कि इनसे रिलेटेड भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, यानी कि भारत सरकार का मतलब राज्य सरकार भी उसमें इंक्लूडेड है। तो इन 5 तरीकों से हमें डीपीएसपीज को सोचना होगा, तब जाकर हमारा ये टॉपिक पूरा होगा। वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जितना मैंने अभी बताया 5 तरीके से सोचना, ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं है जितना कि हमारे सामान्यतः मूल अधिकार थे। इनसे रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो रखूंगा। एक के अंदर ये नीति निर्देशक तत्व क्या है वो बता दूंगा और दूसरे के अंदर हम उन जो बचे हुए पॉइंट थे कि कौन कौन से कानून केस बनाए गए हैं और मूल अधिकारों के साथ इनका संघर्ष क्या है, इन तमाम फैक्ट के बारे में और दर्शन के बारे में हम एक और वीडियो रखकर उसके अंदर चर्चा कर लेंगे। ये बहुत छोटा टॉपिक है और तैयार भी अच्छे से किया जा सकता है। और एक चीज और है, इसका इंपॉर्टेंस इस बात में भी है कि कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे मूल कर्तव्यों के साथ में मैचिंग करते हुए होते हैं। तो ऐसे मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में कंफ्यूज करने के लिए कई बार परीक्षाओं के अंदर उनको डाल दिया जाता है, पूछ लिया जाता है, सिंपल पूछ लिया जाता है कि ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है या मूल कर्तव्य का भाग है। तो इनके बारे में आज हम अपनी एक समझ विकसित करते हैं। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फोकस है कि हम जो संविधान का भाग 4 है, इस भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद रखे गए और इन 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन शॉर्ट डीपीएसपी कहते हैं, और ये डीपीएसपी इन भाग 4 के अंदर रखा गया है। और इस डीपीएसपी में कौन कौन से हैं और इनका अनुच्छेद में दिया गया तथ्य कौन सा है वो फिलहाल देखते हैं। आगे देखेंगे कि इनका दर्शन और इनकी आलोचनाएं वगैरह जितने भी इनसे रिलेटेड और डायमेंशन बन सकते हैं। तो देखते हैं, इससे रिलेटेड अनुच्छेद नंबर दे रखा है 36। पहला अनुच्छेद 36 है और 36 के अंदर लिखा हुआ है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और परिभाषा क्या है कि इस पार्ट के अंदर
राज्य शब्द का वही मतलब है जो कि मूल अधिकार भाग के अंदर अनुच्छेद 12 में दिया गया था। यानी कि हम भी जानते हैं अब तो कि राज्य की दो प्रकार की मीनिंग होती है। पहली मीनिंग तो वो होती है जिसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया था जो पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग था, यानी कि एक क्षेत्रफल हो जिसमें जनता रहती हो, उस जनता पर शासन करने वाली एक सरकार और वो सरकार संप्रभु हो, तब इन चारों विशेषताओं वाले क्षेत्र को हम राज्य घोषित करते थे। लेकिन यहाँ पर मूल अधिकार और भाग 4 के अंदर यानी डीपीएसपी के अंदर राज्य का मतलब वो नहीं है। राज्य का यहाँ मतलब है भारत सरकार, राज्यों की सरकार और जो स्थानीय स्तर पर बनने वाली सरकारें हैं, तमाम सार्वजनिक संगठन संस्थानें हैं, जैसे पुलिस प्रशासन है या फिर स्कूल भी है, कॉलेज प्रशासन भी है, ये तमाम चीजें राज्य के अंदर आती है। राज्य के अंदर हमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब कोर्ट कोई न्यायिक कार्य कर रहा होता है उस समय वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता, जबकि प्रशासन के दौरान कोर्ट भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो यहाँ पर राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो कि अनुच्छेद 12 के अंदर लिखी गई थी। दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 कहता है कि जो डीपीएसपी हैं वो न्यायोचित नहीं है, यानी कि गैर न्यायोचित है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी डीपीएसपी पर कार्य नहीं होने के आधार पर न्यायालय के अंदर जाकर सरकार पर केस नहीं कर सकते। मूल अधिकारों का हनन होने पर तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब डीपीएसपी लागू नहीं होते हैं तब आप इसको लेकर किसी भी न्यायालय के अंदर जाकर सरकार पर केस नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं न्यायोचित नहीं होना। यानी कि जो आगे डीपीएसपी लिखे गए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इनको लेकर हम कभी भी न्यायालय नहीं जा सकते। ये भारत सरकार के यानी कि राज्य की सरकार पर, भारत जो राज्य है इसकी सरकार पर ये छोड़ा गया है कि वो चाहे तो इन पर कार्य करे, वो चाहे तो ना भी करे। अगर सरकार ऐसा नहीं भी करती है तब भी हम इसको लेकर न्यायालय नहीं जा सकते। ये था अनुच्छेद नंबर 37। अब ये क्यों प्रावधान डाले गए थे इनके बारे में हम दर्शन में देख लेंगे। फिर देखते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज को इस तरीके से व्यवस्थित करेगा जहां पर सामाजिक न्याय भी हो, आर्थिक न्याय भी हो, राजनीतिक न्याय भी हो। यानी कि समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है। और ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक और पोर्शन ऐड किया गया था, वो देख लेते हैं। उसमें क्या कहा कि आय की असमानता विशेष रूप से बताया गया है कि जो भारत की जनता है, इस जनता के अंदर जो आय में असमानता है, यानी कि अंबानी जी की आय कितनी है और हमारे जैसे लोगों की आय कितनी है, ये जो इतनी असमानता आ रही है, इस असमानता को तो आप कम करें, कम करनी है, क्योंकि पूरी मिटाई नहीं जा सकती। तार्किक बात तो यही है कि जो जितना ज्यादा योग्य है वो उतना ज्यादा कमाता है और जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन है वो उतनी ज्यादा उत्पादन करेगा, जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उसकी इनकम उतनी ज्यादा होगी। तो खत्म तो होने वाली है नहीं असमानता, इसलिए इसको क्या करें, आप कम करें। दूसरी चीज, प्रतिष्ठा की असमानता को तो पूरी तरीके से खत्म ही कर देना है। प्रतिष्ठा की असमानता से क्या से हुआ, प्रतिष्ठा की असमानता का मतलब है कि यहाँ पर समाज के अंदर कोई ज्यादा उच्च नहीं है, कोई ज्यादा निम्न नहीं है, कोई भी उच्च जाति से नहीं है, कोई भी निम्न जाति से नहीं है, सभी की प्रतिष्ठा कैसी है, एक समान है। अगर प्रतिष्ठाओं में असमानता है तो फिर राज्य उसे क्या करेगा, समाप्त ही कर देगा, जीरो टॉलरेंस वाली बात है। और फिर अवसर की समानता को स्थापित करेगा। राज्य ये प्रयास करेगा कि जितने अवसर हैं वो सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो। यहाँ पर असमानता को समानता लाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर राज्य जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए या फिर SC ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए और जो ट्रांसजेंडर जैसे अभी LGBTQ वाले ऐसे जो एकदम दरकिनार किए हुए जो वर्ग हैं उनके लिए भी राज्य कुछ विकासात्मक कार्य कर सकता है। इसलिए अवसर की समानता के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इसमें सकारात्मक अंतर किया जा सकता है। जो हम मूल अधिकारों में देख चुके हैं कि 15 में भी बोला गया है कि राज्य कुछ वर्गों के लिए विशेष कार्य कर सकता है। 16 में भी देख चुके हैं कि राज्य सरकारी नौकरी के दौरान भी आरक्षण जैसे प्रावधान कर सकता है। तो उसी को ही आगे लागू किया गया है। मतलब आप ये मान लीजिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन वहां पर होता है अनुच्छेद 15 और 16 में।
फिर देखते हैं अनुच्छेद 39 यानी 38 कहता है आप एक ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं बनाइए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो और विशेष रूप से आय की असमानता को कम करो, प्रतिष्ठा की असमानता को तो पूरा समाप्त करो और लास्ट बची हुई थी कि अवसर की समानता लाने का प्रयास करें। 39 क्या कहता है? 39 कहता है कि महिला और पुरुष दोनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। ऐसा नहीं हो कि आप केवल पुरुषों को नजर रखते हुए उनके हिसाब की योजनाएं लाएं या फिर उन्हीं को ही रोजगार देने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने इस 39 का जो सब क्लोज ए है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि सरकार के खिलाफ में हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये उल्लंघन तो है। आगे मैं बताऊंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको गैर न्यायोचित होते हुए भी राजनीतिक बाध्यता बताया है। कैसे बताया वो फिर आगे वाले में देख लेंगे। फिलहाल इन नीति निर्देशक तत्वों को समझते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो ये 39 का ए कहता है कि महिला और पुरुष को रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं। फिर 39 बी और 39 सी इन दोनों को तो थोड़ा विशेष फोकस रखना, क्योंकि इनकी वजह से आगे सुप्रीम कोर्ट में कई केस जाने वाले हैं। तो बी कहता है कि भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण इस तरीके से किया जाए कि उससे सामूहिक हित की व्यवस्था हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जितने भी भौतिक संसाधन है, मान लो जमीन है, जमीन भी एक प्रकार का संसाधन है जिस पर किसान चाहता है तो खेती कर लेता है और एक व्यवसायी चाहता है तो वहां पर फैक्ट्री और भी अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता है। तो वो एक अनिवार्य उत्पादक क्षेत्र है। तो इस उत्पादक क्षेत्र पर ऐसा नहीं हो कि संपूर्ण नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के लिए हो। इस पर नियंत्रण किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि सामूहिक हित की स्थापना हो सके। इसको लागू करने के लिए भारत सरकार ने भूमि दान का भी व्यवस्था की थी, भूमि सुधार कानून लाए थे और हमने देखा था कि केशवानंद भारती केस के अंदर जो मठ की जमीन थी उसे भारत सरकार ने ग्रहण कर लिया था। तो वो ग्रहण क्यों किया था? क्योंकि इतनी जमीन का मठाधीश ही अधिकारी क्यों हो, इसलिए सरकार ने वहां से जमीन ले ली और फिर वो ले जाकर किसानों में और भूमिहीन लोगों में बांट दी थी। तो ये जो प्रयास किए गए थे वो इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग थे। यानी भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण किस तरीके का स्थापित करने का प्रयास किया गया था, वो था नियंत्रण सामूहिक हित में होना चाहिए। फिर 39 सी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आगे केस बनेगा। धन जितनी हमारी आय है, देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति है और राष्ट्रीय संपत्ति है उस पर और उत्पादन के जो साधन है उन पर अहित कर संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। यानी कि जितने भी उत्पादन के क्षेत्र है, मैंने तो अभी उत्पादन के क्षेत्र में एक भूमि का ही नाम लिया था। उत्पादन के क्षेत्रों में भूमि आती है, भूमि के साथ अन्य संपत्तियां भी उत्पादन के क्षेत्रों में आती है, उत्पादन के क्षेत्रों में मानव भी आते हैं, उत्पादन के क्षेत्रों में जो टोटल संपत्ति है वो भी आती है। कैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है ए और वो ए व्यक्ति अगर कहीं पर व्यापार करना चाहता है तो व्यापार कब कर पाएगा? वो सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना ही चाहिए। तो पैसा भी, धन भी एक क्या उत्पादन का साधन है और उत्पादन के जितने भी साधन है उनका संकेंद्रण एक जगह पर नहीं होना चाहिए। अगर उत्पादन के संसाधनों पर कोई एक व्यक्ति अधिकार करके बैठेगा तो क्या होगा? ये एक अहितकर संकेंद्रण है। संकेंद्र मतलब केंद्रीकृत हो रहा है और किस प्रकार का? अहितकर है, यानी कि सबके लिए ये हितकर नहीं है। तो 39 का सब क्लोज सी कहता है कि धन व उत्पादन के जितने भी संसाधन है, साधन है, उनका अहितकर संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्य इनका वितरण करेगा जिससे कि सबका कल्याण हो और सबके पास आय के साधन आ सके। फिर डी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। जैसे कि अभी 2024 की ही घटना है कि जो बीसीसीआई बोर्ड है क्रिकेट वाला, उसने महिला और पुरुष को दोनों को ही एक मैच के दौरान जो दी जाने वाली सैलरी थी उसको एक समान कर दिया। तो ये जो बीसीसीआई ने कार्य किया था वो इस अनुच्छेद 39 के सब क्लोज डी के अकॉर्डिंग था, क्योंकि बीसीसीआई भी एक क्या है? राज्य की परिभाषा का एक हिस्सा है। तो बीसीसीआई ने जो किया था वो भी यही था कि समान कार्य, क्योंकि महिला भी क्रिकेट खेलती है, पुरुष भी क्रिकेट खेलता है, महिला भी 50 ओवर का मैच खेलती है, पुरुष भी 50 ओवर का वनडे मैच खेलते हैं। तो फिर दोनों को दिए जाने वाली वेतन में कमी क्यों, अंतर क्यों? तो इस क्यों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए आज बीसीसीआई ने ये दोनों काम कर दिए। यानी कि अगर आप
कार्य समान करते हो तो उसके बदले में मिलने वाला वेतन भी समान होगा। बाकी जितने गवर्नमेंट जॉब है और प्राइवेट जॉब में भी अगर समान पद पर व्यक्ति है तो उसको जनरली समान वेतन ही दिए जाते हैं। फिर सब क्लोज ई, उम्र व सामर्थ्य के बाहर का कार्य नहीं होना चाहिए, यानी कि यह कहता है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे जिसमें महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चों की सुकुमार अवस्था हो, उस पर जो कार्य वो लोग कर रहे हैं उस कार्य का वो कार्य वैसा नहीं होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए कि वो या तो उनकी उम्र के हिसाब से ही गलत हो, यानी कि बालक है उससे आप श्रम करवा रहे हो तो वो तो बाल श्रम हो गया, तो बाल श्रम उनकी उम्र के अनुसार गलत है। और नेक्स्ट, या फिर उनकी सामर्थ्य ही नहीं है और उस सामर्थ्य के बाहर के कार्य नहीं करवा सकते। सामर्थ्य के बाहर के कार्य का मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी खदान के अंदर काम करवा रहे हो जहां पर कोई बड़ी मशीनी उपकरण यूज नहीं होते, हो नहीं सकते, इतनी गहराई के अंदर वहां बड़े बड़े पत्थर या बहुत ज्यादा बोझ जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उठा पाना भी मुश्किल हो, उसको लेकर आप उसको बाहर खिंचवा रहे हो। आजकल मैनुअल स्क्वेंजर नाम का एक शब्द चलता है, यानी कि हाथ से मैला ढोना, जो गंदगी की सफाई की जाती है उसको हाथ से करवा रहे हैं, तो वो उनकी सामर्थ्य के बाहर हैं। क्यों है? क्योंकि वहां पर बीमारियां फैलने की और व्यक्ति के मरने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये तो अपने आप ही सामर्थ्य से बाहर हो गया। तो जो मैनुअल स्क्वेंजर वाला कार्य है उससे भी आप रोकेंगे, और जो भारत सरकार ने अभी रोकने के लिए जितने कदम उठाए हैं वो 39 के सब क्लोज ई के अकॉर्डिंग है, ये ध्यान में रखना है। कई बार वैसे वन लाइनर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर ये पूछे जा सकते हैं कि अगर भारत सरकार ने ये कदम उठाया है तो किस संविधान के पार्ट के अनुसार हुआ, यानी डीपीएसपीज है वो तो वैसे भी समाज जन कल्याण के जितने भी कार्य हैं वो सभी डीपीएसपीज में ही आएंगे, लेकिन डीपीएसपीज में कौन सा डीपीएसपी है जो ऐसा कार्य करने की अनुमति देता है, वो कौन सा है? सब क्लोज ई। फिर एफ, बच्चों को व्यक्तित्व विकास के, यानी कि बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके, और व्यक्तित्व का विकास हो इसके लिए हो सके कि उसके जितने भी मूल अधिकार हैं उनका हनन नहीं किया जाए। अगर बच्चों के मूल अधिकार उन्हें पूरे मिल रहे हैं और जितने भी अन्य विधिक अधिकार भी अगर हम देंगे तब बच्चे का विकास पूर्ण होगा। विधिक अधिकार का मतलब जैसे मूल अधिकार में बच्चे के व्यक्तित्व के लिए उसे शिक्षा की भी जरूरत है, उसे पोषण की भी जरूरत है, उसे आगे जितनी भी बड़ी संस्थान है उनके अंदर बिना भेदभाव के एडमिट होने की भी जरूरत पड़ेगी। वो तमाम चीजें अगर हम देते हैं तो बच्चों का क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है। ये 39 तक था, 39 के अंदर 6 सब क्लोज थे। फिर एक और सब क्लोज जोड़ा गया था जो था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और उसमें कहा गया कि राज्य सभी नागरिकों को, सभी भारतीयों को, भारत के निवासियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, यानी कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि कोई भी व्यक्ति, मान लो कि किसी व्यक्ति पर केस चल रहा है और उसके पास कोई वकील नहीं है, तो राज्य का ये दायित्व है कि वो जो 39 का ए कहता है, कैपिटल ए का मतलब है ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये 39 ए कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। यानी व्यक्ति के पास कोई वकील नहीं है तो फिर कोर्ट वहां पर, वैसे आपने कभी फिल्मों में भी सुना होगा कि कोर्ट हमेशा व्यक्ति से पूछता है कि क्या आपके पास कोई वकील है, और उस व्यक्ति ने मान लो बोल दिया कि नहीं मेरे पास कोई वकील नहीं है, तो कोर्ट उनको बोलता है कि अगर आपको वकील की जरूरत है तो हम आपको वकील उपलब्ध करवा सकते हैं। कुछ भयंकर विलन वाली फिल्मों में शायद हो सकता है कि वकील डर जाए और वो हाँ नहीं भरते हो, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि राज्य खुद ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करता है। हाँ, तो अभी मैंने बोला था कि भारत के संविधान के अंदर जितने भी सब क्लोज पहले से लिखे हुए हैं वो इंग्लिश के अंदर स्मॉल लेटर में लिखे हुए थे। जैसे कि 39 के अंदर 6 सब क्लोज है तो स्मॉल ABCDEF तक थे। अगर किसी भी अनुच्छेद के साथ में आप कैपिटल लेटर देखते हो तब समझ जाना कि ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 39A सब क्लोज हो गया, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए नालसा नामक संगठन बनाया था, यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ये 1985 में बना था। ये नालसा बनाया गया था 39A के अकॉर्डिंग था। फिर आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा
कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों का विकास हो सके और वो ग्राम पंचायतों को इतना सशक्त करेगा कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कुछ खुद निर्णय ले सके और उन पर कार्य कर सके। तो ये हमारे अनुच्छेद 40 के अंदर लिखा हुआ था। तो आप इसे तो पहचान ही लोगे कि ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा काम किया। तो भारत सरकार ने 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का प्रयास किया था। तो ये अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए था। फिर आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कहता है कि भारत के नागरिकों को, यानी कि भारत के सभी व्यक्तियों को ही मिल रहे हैं, तो भारत के नागरिकों को किस किस चीज का अधिकार है? काम पाने का, यानी कि रोजगार, कोई भी प्रकार का कार्य हो, रोजगार हो, वो पाने का अधिकार है। भारत के लोगों को शिक्षा पाने का भी अधिकार है और भारत के लोगों को सहायता पाने का भी, यानी कि काम, शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार देता है कौन? अनुच्छेद 41। काम और शिक्षा तक तो ठीक ही था, लेकिन सहायता कौन व्यक्ति मांगेगा? जो या तो बेकार है, यानी कि एकदम निठल्ला है, या फिर निःशक्त है, यानी कि कार्य करने में सामान्य लोगों की तरह वो सामान्य स्थिति में नहीं है, वो विशेष आवश्यकता वाला है, तब सहायता मांगेगा। या फिर मान लो वो व्यक्ति बुढ़ापे में है तो फिर वो सामान्य एक युवा की तरह नहीं है, इसलिए भी वो सहायता मांगेगा। या वो व्यक्ति क्या है? बीमार है, मानसिक रोगी है, तब भी ऐसे व्यक्तियों को हर कोई व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, तब वो सहायता की उम्मीद करते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि 41 के अंदर 3 लोगों को सहायता, यानी 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं 41 के अंदर। काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, और ऐसी विशेष परिस्थिति में, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, ऐसी परिस्थिति के अंदर सहायता पाने का भी भारत के नागरिकों को अधिकार देगा। ये राज्य पर दायित्व दिया गया है। हो सकता है राज्य ऐसा ना भी करे, लेकिन ये केवल क्या है? डीपीएसपीज है। फिर आते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है मानवोचित काम। यहां हमने देखा कि काम पाने का अधिकार दिया है राज्य ने। जब काम, मान लो कि काम दे रहा है राज्य, तो राज्य पर शर्त रखी है कि वो जो काम दिया है वो मानवोचित होना चाहिए, यानी कि मानव के करने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा व्यक्ति से काम करवा रहे हो जो कोई मतलब जानवर भी नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि मान लो पहले बैल गाड़ी हुआ करती थी, बैल था वो गाड़ी ढोता था, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोल दिया कि हाँ भाई मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। रोजगार देने के लिए आप फिर उसको बैल समझकर उसके ऊपर माल ढो देते हो। वैसे ऐसा होता है, आपने वो रिक्शे देखे होंगे जिनमें व्यक्ति खुद ही माल ढोता है, लेकिन वो जब माल ढोता है तब राज्य का कर्तव्य बनता है, वो उसकी सामर्थ्य से बाहर का नहीं होना चाहिए। यहाँ पहले ही एक बार हो चुका है, जिक्र हो चुका है, सामर्थ्य के बाहर वाली बात कहाँ गई भाई? सामर्थ्य के बाहर का कार्य नहीं होना चाहिए। यदि वो व्यक्ति ठेला भी लेकर चलता है तो फिर उस पर बोझ है वो उसकी सामर्थ्य के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने उस पर पट्टियां रख दी और भी इतना भारी भरकम वजन डाल रखा है जिससे एक व्यक्ति क्या 5 लोगों के बस की बात नहीं है, फिर भी आप उसे कोड़े मारे जा रहे हो और सामान लेकर आगे बढ़ा रहे हो। तो कहने का मतलब, ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि जो आप उससे काम दे रहे हो वो मानव के करने योग्य होना चाहिए। उसके बाद प्रसूति सहायता, ये 2 चीजें इसके अंदर ऐड की गई हैं। मानवोचित कार्यों के लिए तो कार्यों से रिलेटेड बहुत प्रकार के अधिनियम आ गए हैं जो मजदूरों से रिलेटेड होते हैं। अभी आई थी श्रम संहिताएं लागू हुई है 2020 में, 4 श्रम संहिताएं हैं। तो पुराने जो अधिनियम थे, अधिकांश अधिनियमों को समेटते हुए 4 श्रम संहिताएं लागू की गई, यानी जो श्रम से, रोजगार से संबंधित हैं, उन तमाम कार्यों पर वो 2020 में बनी हुई श्रम संहिताएं लागू कर दी गई है। तो वो सबके सब किसके लिए है? अनुच्छेद 42 को लागू करने के लिए थी। और प्रसूति सहायता के लिए आप जानते हो, पहले बच्चे की जन्म पर 6,000 रुपए, और दूसरे बच्चे के जन्म होने पर अगर वो लड़की है तब तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे, अन्यथा नहीं दिए जाते हैं। ये जो सहायता आती है, और मातृत्व लाभ वाले जितने भी योजनाएं आई थी वो सभी क्या है? प्रसूति सहायताएं हैं। फिर आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है अब मान लो कि आपने 41 में काम दिया, काम के बाद 42 में आपने काम की दशाएं उचित रखी। अब 43 कहता है कि अगर आपने काम की दशाएं भी उचित रखी है तो फिर उसको जो मजदूरी दी जा रही है वो निर्वाह योग्य होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप उसे एकदम तुच्छ ही रकम देकर उससे कार्य करवाए जा रहे हो। यानी कि अगर व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य के अनुसार मजदूरी मिले, और वो मजदूरी उसके जीवन यापन में बराबर होनी चाहिए। जीवन यापन का वैसे यहाँ पर
मतलब ये नहीं है कि आपने उसे जो वेतन दिया है उस वेतन से वो व्यक्ति अपने 2 टाइम की बजाय 1 टाइम का खाने का व्यवस्था कर पाता है। अब वो जिंदा तो रह ही जाएगा 1 टाइम खाकर भी, लेकिन वो जिंदा रहना उसका निर्वाह योग्य नहीं है। वो मजबूरी में जिंदा है, लेकिन उसका योग्य नहीं है। अब निर्वाह का मतलब ये भी नहीं होता कि उसको एकदम आलीशान जिंदगी मिल जाए, यानी कि वो 5 स्टार होटलों में ही जाकर खाना खाए या वहीं पर रात गुजारे, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको कम से कम उतना तो मिले जितना अनिवार्य है। इसे बोलते हैं निर्वाह योग्य मजदूरी। यानी 41 काम देता है, 42 उसकी दशाएं सुधारता है, 43 उसको वेतन देता है। उसके बाद 43 कुछ और काम भी करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कुटीर उद्योगों को विकसित करो, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो उनको रोजगार के लिए कहीं दूर दूर तक जाकर भटकना ना पड़े, वो अपने क्षेत्र में ही कुछ उत्पादन कर ले और वहीं पर ही अपना जीवन गुजार सके। फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसके अंदर एक नई चीज ऐड की गई थी, ये सब क्लोज ए है। मैंने बोला ना कैपिटल लेटर का मतलब बाद में जोड़े गए हैं, तो सब क्लोज ए जोड़ा, जिसमें बोला गया है कि अगर आपके आसपास कोई उद्योग है तो उसका प्रबंधन इस तरीके से करो कि उस प्रबंधन के अंदर जो वहां के मजदूर हैं, कारीगर हैं, जो श्रमिक है, उनको उसके अंदर प्रबंधन में शामिल करो। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि आपकी फैक्ट्री चल रही है ऐसे क्षेत्र पर जहां पर फैक्ट्री के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है, और फिर भी जो आपके मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, वो प्रबंधन कर रहे हैं और प्रबंधन के दौरान उन्होंने कहीं पर भी एडजस्ट फैन तक नहीं यूज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रबंधन में कामगारों को नहीं ले रहे हैं। अगर प्रबंधन में ये मजदूर होंगे तो वो बताएंगे ना एक्चुअल में फैक्ट्री में कहां पर प्रॉब्लम है और फैक्ट्री में किस तरीके की व्यवस्था करें ताकि बाकी सभी मजदूरों का यहाँ पर निर्वाह अच्छे से हो सके और उनकी दशाएं भी कैसी हो, मार्वोचित हो। ये कब होगा? जब प्रबंधन के अंदर कामगार भी शामिल होंगे। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये बात इसके अंदर 43 के अंदर ऐड करवा दी। फिर 97वें संविधान संशोधन 2015 द्वारा इसके अंदर एक शब्द और जोड़ दिया कि सहकारी समितियों का गठन भी करे। राज्य सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। जैसे कि डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग के अंदर सहकारी समितियां बहुत चलती है। जैसे कि अमूल दूध आपने सब सुना होगा, तो अमूल भी एक प्रकार की क्या है? सहकारी समिति है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा दे ताकि जो कम आय वाले लोग हैं वो मिलकर कुछ इस तरीके का उत्पादन करे कि उनकी आय में अच्छी बढ़ोतरी हो सके। तो आपने शायद सुना होगा कि देश के अंदर ऐसी मतलब कई महिलाएं हैं जिन्होंने केवल पशुपालन यानी कि दूध बेच बेच कर अपने आप को लखपति तक बना लिया है। तो वो किसकी बदौलत हो रहा है? सहकारी समितियों के बदौलत, क्योंकि वो सब मिलकर एक समिति बनाकर चलने लगे हैं। फिर आता है अनुच्छेद 44 जो कहता है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता की स्थापना करने का प्रयास करेगा राज्य। अब राज्य समान नागरिक संहिता वैसे बहुत ही ज्यादा प्रचलित टर्म है और इसके बारे में आई थिंक हर व्यक्ति ने सुन लिया होगा। और अभी 1 साल पहले उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य बना जहां पर क्या लागू कर दिया? समान नागरिक संहिता लागू कर दी। और पहला राज्य था गोवा, वहां पर यूसीसी लागू था यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। और दूसरा राज्य बना उत्तराखंड, अभी पिछले साल जो था समान नागरिक संहिता लागू कर दी उसने। अब हम देखते हैं समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है। समान नागरिक संहिता का मतलब ये नहीं होता कि पूरे देश के अंदर सभी पर्सनल लॉज, जैसे कि हिंदुओं के अंदर मैरिज शादी करने के अलग तरीके हैं, तलाक के अलग तरीके हैं, मुसलमानों में भी शादी के अलग तरीके हैं, तलाक के अलग तरीके हैं, क्रिश्चियन में भी शादी के अलग, तलाक के अलग। तो ये जो तमाम चीजें हैं जिनके अंदर धर्म के अनुसार अलग अलग तरीके रखे गए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि तरीके चाहे आप अपने अपने रखो, लेकिन उसके बाद जो स्थिति पैदा होगी वो सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। वैसे एक चीज ध्यान में रखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे का जो मेजर आधार है वो महिलाओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार है, क्योंकि हिंदू शादी के अंदर भी हमारी टोटल सोसाइटी, चाहे वो हिंदुओं की है, मुसलमानों की है, क्रिश्चियन की है, अन्य सभी धर्मों की है, भारत में रहने वाले 99% जितने भी संप्रदाय है वो सारे के सारे कैसे हैं? पितृ प्रधान समाज वाले हैं। और पितृ प्रधान समाज के अंदर महिलाओं को रोजगार के अवसर या अन्य प्रकार के अवसर बहुत कम मिलते हैं। जब ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर जितने भी पर्सनल लॉज बनाए गए हैं उनमें महिलाओं के साथ शोषण होने की या उनके साथ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार या संविधान
निर्माताओं का मानना था कि राज्य एक समान सिविल संहिता लागू करे, यानी कि हिंदुओं में जिस तरीके से शादी हो रही है वैसे होने दो, क्योंकि हिंदुओं में शादी होती है तब भी उसका मतलब दोनों कपल एक साथ रहने वाले हैं और अपना एक जीवन यापन करने वाले हैं, और मुसलमानों में भी जिस तरीके से शादी होती है उसके जस्ट बाद क्या होता है, एक समान जीवन चलता है, वो भी कपल लाइफ जीते हैं। क्रिश्चियन में भी यही होता है, शादी हो किसी भी तरीके से, उसके बाद जिस तरीके से कपल लाइफ सभी जोड़े जितने भी धर्म और संप्रदाय के हैं वो सभी एक जैसे कपल लाइफ जीते हैं, तो शादी के बाद जो होता है वो भी एक जैसा होना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है, जैसे हिंदुओं में तो हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अनुसार जब तलाक भी होगा तो महिलाओं को, पत्नी को, अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है तो पति की आय से आधी संपत्ति या मुआवजा या क्षतिपूर्ति मिलती रहती है। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन में भी अलग प्रावधान होंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि स्थितियां एक जैसी हो जानी चाहिए, करो कोई भी तरीका, यूज कोई भी तरीका करो, लेकिन अंतिम जो रिजल्ट है वो एक समान आना चाहिए, उसे बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अब देखते हैं अनुच्छेद, ये वैसे अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसके लिए अभी तक 2 राज्यों में ऐसे प्रावधान है यूसीसी वाले, एक गोवा है पहला राज्य जिसमें बहुत पहले से हैं, और दूसरा पिछले साल ही बना वो है उत्तराखंड राज्य। वैसे वर्तमान सरकार का लक्ष्य तो यही है, अब देखते हैं क्या होता है और कब होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 कहता है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल के लिए राज्य व्यवस्था करेगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। पहले 86वें संविधान संशोधन 2002 से पहले क्या प्रावधान था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रावधान को, यानी कि डीपीएसपी से उठाकर संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाला था, 21 के अंदर एक सब क्लोज जोड़ दिया 21A, और उस 21A के अंदर लिख दिया 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मूल अधिकार है। तो 45 की जगह खाली हो गई थी, तो उस 45 में उसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था कि 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए भी राज्य प्रयास करेगा। फिर आता है 46, मतलब ये 45 में था, अब 46 में कहता है एससी, एसटी और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए राज्य कुछ प्रयास करेगा, और राज्य को करने भी चाहिए। तो ये 46 में था। उसके बाद है 47, इसके अंदर बोला कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली तमाम गतिविधियों को समर्थन देगा, यानी कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा। इसके लिए तो भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जो इनमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है हमें सरकारी हॉस्पिटल में मिलने वाला फ्री का उपचार। उसके अंदर राज्य ने ऐसा प्रयास किया है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका न्यून खर्च पर, जितना संभव हो उतने कम खर्च पर उसका इलाज किया जा सके। और फिर आगे लिखा है कि हानिकारक पदार्थ जैसे कि नशीले पदार्थ, इन सब का प्रसार कम से कम हो, ऐसा भी राज्य प्रावधान करेगा। और इसके लिए आप जानते हो कि जितने भी तंबाकू और शराब जैसे नशीले पदार्थ हैं इन पर सर्वाधिक टैक्स लगाया गया है। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि शराबियों से देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाए, इसके पीछे रीजन है कि अगर ये चीजें महंगी हो जाएगी तो शायद कोई व्यक्ति इस पर व्यय करने का जो अपना मन है उसे बदल सके, कि इतने ज्यादा महंगी चीज खाने से अच्छा है कि कोई सस्ती चीज जो मेरे लिए ज्यादा पौष्टिक है उसका यूज करें। तो रीजन तो वही है। फिर देखो आगे जो भी उत्तर रहता है। फिर आता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से इस तरीके से बढ़ावा दे कि, और विशेषकर गाय एवं बछड़ों को और दुधारू पशुओं को अधिक ज्यादा इनकी जो उन्नत नस्लें हैं वो पैदा की जा सके। उन्नत नस्लों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। फिर आता है 48 के अंदर एक और सब क्लोज जोड़ा गया था, उसका नाम था 48A। ये भी था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसके अंदर बोला गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा, वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था। वन एवं वन्य जीवों के लिए तो 1972 के अंदर ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ला दिया गया था। उसके बाद है अनुच्छेद 49। इसके अंदर बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व के, ये जैसा यहाँ पर लिखा गया वैसा का वैसा उसमें भी आएगा, मूल कर्तव्यों में भी। तो यहाँ पर बताया गया राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है
उनको संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और फिर आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक पृथक किया जा सके। क्यों जरूरी है न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना? क्योंकि कार्यपालिका का मतलब होता है कि संसद ने जितने भी अधिनियम बनाए उनको लागू करेगी, और प्रशासन भी क्या होता है? कार्यपालिका होती है। मान लो कि किसी व्यक्ति के साथ प्रशासन ने कुछ गलत व्यवहार कर दिया, यानी निर्दोष व्यक्ति को उठाकर 3rd डिग्री टॉर्चर देना शुरू कर दिया, फिर कुछ ही दिनों में पता चल जाता है कि वो व्यक्ति तो निर्दोष था, जिसको पुलिस प्रशासन ने 3rd डिग्री टॉर्चर दे दिया। अब मान लो कि वही मामला कहां पर गया? न्यायालय में। और न्यायालय क्या हुआ? अगर कार्यपालिका से जुड़ा हुआ तो फिर ये तो वही हो गया। वही बात है कि सजा देने वाला भी मैं ही हूं और कर्म करने वाला भी मैं ही हूं, तो फिर इंसाफ करेगा कौन? कोई नहीं। इसलिए अनुच्छेद 50 के अंदर ही साफ शब्दों में लिख दिया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। कार्यपालिका के कार्यों की जांच न्यायपालिका कर सकती है और न्यायपालिका की व्यवस्था कार्यपालिका कर सकती है, लेकिन दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और बाकी आगे भारतीय संसदीय व्यवस्था पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे कि इनको अलग रखने के पीछे मोटिव क्या होते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मधुर रखना, जो विश्व व्यवस्था है उसको कायम रखना, और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कायदे कानून है उनका सम्मान करना, ये तमाम प्रयास करेंगे। यानी कि ये भारत की क्या है? विदेश नीति का आधार है। यानी कि वर्तमान में भारत की विदेश नीति का जो मोटिव आते हैं वो सबको, जो उन सब की जो जननी है वो अनुच्छेद 51 है। ये अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि भारत सरकार ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाएगी जिससे कि वो अन्य देशों के साथ सम्मानजनक मित्रवत व्यवहार करेगी और उनके साथ बाकी तमाम देशों के साथ आर्थिक विकास को, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाली समझौते करेंगी। और ये जो तमाम कार्य होने वाले हैं वो अनुच्छेद 51 में लिखे गए थे। तो ये थे डीपीएसपी। तो दोस्तों, हमने फिलहाल शुरुआत में सबसे पहले एक काम किया है कि जो 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद हैं, इनके अंदर क्या क्या लिखा गया है, इनका मतलब क्या है, ये चीजें हमने देख ली। अब हम आगे देखेंगे कि इन डीपीएसपी से रिलेटेड अन्य और ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।